Hey guys, welcome to the another video. So this is the part 2 of the week 6. So let's get started. So our next topic is the class component versus functional component. तो देखो जब हमारे पास रिएक्ट हुक्स नहीं थे पहले तो हम लोग क्लास कंपोनेंट का यूज करते थे और उसमें मतलब कोड लिखते थे, बट आफ्टर कमिंग ऑफ द रिएक्ट हुक्स तो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज करने लगे, मतलब रिएक्ट हुक्स का यूज करके एक फंक्शनल कंपोनेंट लिखने लगे। और किसी भी कंपोनेंट के साथ खेलने के तीन ही मतलब किसी भी कंपोनेंट को रेंडर करने के तीन ही स्टेज होती हैं। पहला आता है माउंटिंग, दूसरा होता है अपडेटिंग और तीसरा होता है अनमाउंटिंग। देखो माउंटिंग क्या होता है कि जब पहली बार कोई भी कंपोनेंट जब रेंडर होता है यूआई पे वो तुम्हारा माउंटिंग कहलाता है। उसके बाद जब उसे हम अपडेट करते हैं तो वो अपडेट कहलाता है। उसके बाद जब उसे हम वहाँ से हटा देते हैं यूआई से तो उसे अनमाउंटिंग कहलाता है। तो ये देखो लिखा है यहाँ पे कि they have access to life cycle method provided by the React such as component did mount, component did update and component will unmount। तो ये तुम्हारा सॉर्ट ऑफ सिंटैक्स है क्लास कंपोनेंट का, जो कि हम लोग अब लिखते नहीं क्योंकि हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट है। बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये तुम लोग पास सिंटैक्स होता है, हम लोग लिख सकते हैं इसमें। नाउ फंक्शनल components are the simpler and more concise. They are essential JavaScript function that take props as an argument and return the React element. With the introduction of the React hooks in version 16.8, functional component gained the ability to manage state and lifecycle method through hooks like use state and use effect। वही मैंने कहा था कि मतलब रिएक्ट हुक्स आने के बाद हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट लिखना शुरू कर दिए थे क्लास कंपोनेंट के बजाय। तो छोटा सा मैंने कोड लिखा देखो कि मतलब ये तुम्हारा माउंटिंग अनमाउंटिंग और अपडेटिंग कैसे होता है, उसमें तुम्हें कोड के थ्रू समझाता हूँ। ये तुम्हारा कोड है उसका, इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सीधा यहाँ पे, ऑलरेडी कर रखा है। मैं कोड समझाता हूँ। देखो मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है यहाँ पे कोड फ्लक्स करके, मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा। और उसके बाद उस कंपोनेंट में मैं क्या शो कर रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ गया भाई, यहाँ पे मैं क्या शो रहा हूँ, रिटर्न में एक डिव एलिमेंट ले रहा हूँ जिसमें कि मैं ट्रू देख रहा हूँ। पहले एक वेरिएबल है इज ट्रू करके, अगर ये ट्रू रहेगा तो मैं प्रिंट कराऊंगा दिस इज फर्स्ट, और एक फॉल्स होगा तो मैं प्रिंट कराऊंगा दिस इज सेकंड। अब देखो यहाँ पे मैंने वो वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है इज ट्रू, और सेट इज ट्रू उसको चेंज करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू, और यहाँ पे मैंने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है ट्रू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट में पहली बार कॉल कर रहा हूँ, तो पहली बार जब वो कॉल होगा यूआई रेंडर करेगा तो क्या प्रिंट होगा, दिस इज माउंटिंग कंसोल दिस इज माउंटिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट इंटरवल करके एक फंक्शन लगा रखा है कि जिसमें मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ट्रू की फॉल्स कर रहा हूँ। हर 5 सेकंड बाद उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अगर ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगी। उसके बाद कंसोल में मैं प्रिंट करा रहा हूँ कंपोनेंट अपडेट हो गया, मतलब हर 5 सेकंड बाद इसकी वैल्यू चेंज होगी, और जैसे ही इस ट्रू की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे ये दोनों में स्विचिंग होगी, टॉगलिंग होगी। बेसिकली दिस फर्स्ट से दिस सेकंड हो जाएगा और दिस सेकंड दिस फर्स्ट हो जाएगा। तो ये लिखा है कि एक इंटरवल मैंने बना रखा है 5 सेकंड का, जिसमें इसकी वैल्यू चेंज हो रही है हर 5 सेकंड में। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कंपोनेंट अपडेट हो गया हर 5 सेकंड बाद। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मुझे अनमाउंटिंग शो करना है या अनमाउंट करना है किसी कंपोनेंट को, तो यूज इफेक्ट में मुझे रिटर्न का एक फंक्शन डालना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे रिटर्न में मुझे लिखना पड़ता है कि क्या कोई फंक्शन है। बेसिकली यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल चेंज, मतलब ये क्लियर इंटरवल, जो मैंने यहाँ पे इंटरवल बना रखा है ये चेंज करके मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ। जो पहला जो मेरा कंपोनेंट माउंट हुआ था उसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अनमाउंटिंग। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट कंट्रोल एस कर लेता हूँ, चलता हूँ वेबसाइट पे डायरेक्ट, कंसोल रन कर लेता हूँ मैं एक बार। अब देखो यहाँ लिख के दिस इज फर्स्ट, पहले आप 5 सेकंड वेट करते हैं, यहाँ पे अपडेट लिख के है और अनमाउंट लिख के है। देखो 5 सेकंड बाद देखो यहाँ पे लिख के है अपडेट हो गया और अनमाउंट हो गया। जो पहला था हम लोग का दिस इज फर्स्ट, ये अनमाउंट हो चुका है। फिर यहाँ पे अपडेट हो गया, देखो यहाँ पे कंपोनेंट अपडेट हो गया और अनमाउंट हो गया है, और जो नया था दिस इज सेकंड वो अपडेट हो गया यहाँ पे, मतलब माउंट हो गया यहाँ पे। तो ये था तुम्हारा कोड, सिंपल माउंटिंग अनमाउंटिंग और अपडेटिंग का। Now from here we will covering the different types of hooks. React hooks are functions that allow the functional component in the React to have state and lifecycle feature that were previously available only in class component. Some commonly used React hooks are, देखो hooks तो बहुत हैं, बट कॉमनली हम लोग जो यूज़ करते हैं यहाँ पे लिस्टेड है, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक,
यूज रेफरेंस, यूज रिड्यूसर, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज लेआउट इफेक्ट। तो पहले हम लोग चलते हैं इसमें जो है यूज इफेक्ट, जो हम लोग वाइडली यूज करेंगे, तो वो हुक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। नाउ और फर्स्ट हुक इज यूज स्टेट हुक। सो यूज स्टेट हुक करता क्या है कि किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, उसके स्टेट को मैनेज करने के लिए और उसको उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज स्टेट हुक का हम लोग यूज करते हैं। So use state hook is managing state with functional component. It allow you to create and update the state variable, triggering re-render when their values change. State variable managed by use state are typically used for storing data and change over the time, such as forms, input, toggle, or counter. Use state in a React hooks that enable the functional component to manage state. It return an array with no element, the current state value and the functional अपडेट द वैल्यू। देखो यहाँ पे ये रहा, मैंने यूज स्टेट हुक का यूज़ किया बेसिकली। यहाँ पे यूज स्टेट हुक मैंने इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है काउंट करके, और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर उसको उस वेरिएबल को एक फंक्शन चेंज करेगा। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी अगर वैल्यू चेंज करनी है तो इसी फंक्शन का यूज़ करके मुझे करना पड़ेगा। सेट काउंट जो है एक तरीके से तुम्हारा इनबिल्ट फंक्शन आ जाता है इसकी वैल्यू चेंज करने का। और यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब जो भी तुम्हें इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है यहाँ पे रख सकता हूँ। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट मैं कोड में। देखो यही मैंने एप्लीकेशन बना रखा है, सिंपल एक एप्लीकेशन बनाया है काउंटर का, काउंटर एप्लीकेशन बनाया है मैंने यहाँ पे। इसमें मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया काउंट, सेट काउंट और यूज स्टेट में 0, और एक हैंडलर फंक्शन इनिशियलाइज किया यहाँ पे इंक्रीमेंट करके, जो कि काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू जब चेंज करनी है काउंट की तो मैं लिख रहा हूँ सेट काउंट काउंट +1। वैसे डिक्रीमेंट एक हैंडलर फंक्शन है, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं काउंट सेट काउंट काउंट -1। और यहाँ पे काउंटर ऐप में लिखा है हेडिंग में, और पैराग्राफ में मैं काउंट प्रिंट कर रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस में। और यहाँ पे 2 बटन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कॉल हो रहा है ऑन क्लिक पे, बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम लोग इसे देख लेते हैं काउंटर मैंने इंपोर्ट किया है या नहीं, पहले देखते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, काउंटर को खोल देता हूँ। काउंटर, अब मैं इसे ऐप को रन करता हूँ। इसे मिनिमाइज करेंगे बाद देखो यहाँ पे काउंटर अपडेट हो रहा है तुम्हारा, दिखा रहा है। मतलब किसी वेरिएबल के स्टेट को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। नाउ और नेक्स्ट हुक इज यूज इफेक्ट हुक। तो यूज इफेक्ट हुक क्या करता है बेसिकली कि हम लोग की जो रेंडरिंग है यूआई पे उसको मैनेज करने के लिए काम आता है, और दूसरा साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए काम आता है। साइड इफेक्ट्स मतलब जैसे कोई तुम्हारा एक सिंक्रोनस कॉल हो गया, डॉम को मैनिपुलेट करना हो गया, सेट इंटरवल फंक्शन अगर मैं लगा रहा हूँ उसमें, या क्लास इंटरवल लगा रहा हूँ, तो सॉरी क्लास इंटरवल नहीं, सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ, तो यूज इफेक्ट का हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं। तो यूज इफेक्ट इज हुक रिएक्ट हुक यूज टू परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट्स इन फंक्शनल component. It is often used for the tasks such as data fetching, subscription, or manually changing the DOM. The use effect hook accept the two arguments, the function that contain the code to execute and the optional array dependency that determine when the effect should run. देखो अब जो यूज इफेक्ट होता है वो 2 इनपुट लेता है। पहला जो फंक्शन जो रन करेगा, मतलब कोई फंक्शन जो कि रन करना चाहिए, और दूसरा जिस वेरिएबल के चेंज होने पे ये फंक्शन रन होना चाहिए, तो वो तुम्हारा यूज इफेक्ट लेता है। अब देखो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है, यूज इफेक्ट हुक का यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब तो मैं डायरेक्ट यूज इफेक्ट का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। कोड फ्लक्स में ऑलरेडी एग्जांपल मैंने तुम्हें समझाया हुआ है, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ है stru करके। जब भी stru की वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, मतलब चेंज कर रहा हूँ मैं, सेट इंटरवल लगा के हर 5 सेकंड में चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ अपडेट हो रही है, हर 5 सेकंड में stru की वैल्यू चेंज हो रही है, और उसी को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। stru अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, दिस इज फर्स्ट, अगर फॉल्स है दिस इज सेकंड प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं जब भी चेंज हो रहा है उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरवल क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो पिछली वैल्यू थी इसकी उसे क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद console.log दिस इज अनमाउंट में लिख दे रहा हूँ, मतलब जब ये अनमाउंट होगी ये चीज़ जो होगा ये यहाँ वहाँ से रेंडर से गायब होगी, तो ये लिख के आ जाएगा दिस इज अनमाउंटिंग। अब चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे, इसे देखते हैं सेव करके। देखो दिस इज फर्स्ट लिखा है, मैं शुरू से कर लेता हूँ। देखो यहाँ दिस इज फर्स्ट लिखा है और पहली बार रेंडर हुआ है, दिस इज माउंटिंग आ गया है। उसके बाद देखो कंपोनेंट अपडेट हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे अनमाउंट हो गया है वही चीज़। फिर से देखते हैं यहाँ पे, इसको एक बार और रीरन करता हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाए सब। दिस फर्स्ट लिखा, माउंटिंग आया, अब यहाँ पे अपडेट लिख के आएगा, अपडेट फिर अनमाउंट फिर अपडेट। देखो यहाँ पे अपडेट लिख के आया, अनमाउंट फिर माउंटिंग। देखो क्योंकि दिस इज सेकंड जो है वो आ गया इसलिए माउंटिंग लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे अपडेट अनमाउंटिंग और माउंटिंग, क्योंकि अपडेट हुआ है और ये वेरिएबल जो भी था तुम्हारा दिस इज फर्स्ट वो गायब हुआ है और माउंट हुआ है जो नया तुम लोग का div एलिमेंट था इसलिए। ना और नेक्स्ट हुक इज यूज मेमो हुक। तो यूज मेमो हुक का कहाँ यूज़ करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यार कि मान लो कि मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, हैवी कैलकुलेशन में परफॉर्मेंस हैवी कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है यूज मेमो हुक का। मान लो कि मुझे सम चाहिए 10 मिलियन जो नंबर है 1 2 3 4 5 से लेकर पूरे 10 मिलियन जो भी नंबर होते हैं उसका सम चाहिए मुझे 10 मिलियन तक। तो मैं क्या करूँगी, पहले अगर मुझे मैं सम निकाल लूँगा पहली बार और उसको स्टोर कर दूंगा कहीं, सॉरी स्टोर नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं 10 मिलियन का सम निकाल लिया। अब दोबारा मुझे चाहिए तो फिर मैं दोबारा कॉल करूँगा 10 मिलियन सम के लिए, फिर तीसरी बार चाहिए तो फिर मैं कॉल करूँगा। तो वो चीज़ जो सम ऑफ वैल्यू होगी ना वो पूरा हर बार कैलकुलेट करेगी, हर बार सम अप करेगी 1 से लेकर 10 मिलियन तक। तो उसको मुझे मेमोराइज करना पड़ेगा, मतलब कहीं स्टोर करना पड़ेगा। मैं दोबारा अगर कॉल करूँ 10 मिलियन सम के लिए तो यूज़ मेमो हुक जो होता है वो मुझे बता देगा कि हाँ ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है 99 मिलियन सम का, सॉरी 10 मिलियन सम का, मैं वहाँ से निकाल के देता हूँ, मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करने नहीं जाऊँगा। तो वो चीज़ यूज़ मेमो हुक करता है। देखो यूज मेमो हुक इज अ रिएक्ट हुक दैट इज यूज्ड टू मेमोराइज द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन प्रिवेंटिंग अननेसेसरी रिकैलकुलेशन व्हेन द कंपोनेंट री-रेंडर इट टेक द फंक्शन memorized function and an array of dependencies. The memorized function will only be the recomputed when the value of the dependency array changes. तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है, उसका एग्जांपल है कोड का, डायरेक्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको तुम्हें एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। देखो इसको इनपुट की अगर मैं वैल्यू हटा दूँ तो भी काम करेगा। आई थिंक इनपुट का काम नहीं है कोई। इनपुट से तुम्हारा क्या हो रहा था, टारगेट डॉट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू सेट रही थी, ओके इसका कोई काम नहीं है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। करेक्ट मैं तुम्हें विजुअल कोड स्टूडियो में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट और सेट काउंट उसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए, और इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे रखी है। और एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है जिसमें कोई नंबर पास कर रहा हूँ, तो वो चल रहा है कोई भी नंबर हो उसके लिए ये चीज़ जो चल रही है वो कंसोल डॉट रन प्रिंट एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, और ये 0 से लेके पूरा 10 मिलियन या 10 बिलियन जो भी दिया हुआ है वहाँ तक परफॉर्म होंगी, प्लस रिजल्ट में वो चीज़ नंबर उतने टाइम ऐड होते चली जाएगी, उतनी टाइम ऐड होती चली जाएगी। तो ये जितना भी दिया हुआ है 1 मिलियन या 10 मिलियन जितना भी दिया हुआ है मैं देख नहीं रहा एक्चुअली, तो उतने टाइम ये चलेगी और यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे देखो मेमोराइज वैल्यू मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ मेमो हुक को यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें पहला है तुम्हारा वो फंक्शन जो तुम्हारा मेमोराइज होना चाहिए, और दूसरा डिपेंडेंसी एरे लेता है। यहाँ पे कह रहा है तुम्हारा डिपेंडेंसी एरे काउंट करके, मतलब इस वैल्यू को चेंज होने पे ही ये कॉल होगा तुम्हारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंपली रिटर्न में क्या लिखा रहेगा, 2 बटन बना रखा है, एक हेडिंग बना रखा है, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी मेरा मेमोराइज वैल्यू आ रही है यहाँ पे उसको मैं शो कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने कोई नंबर डाल दिया कि जैसे इंक्रीमेंट मैंने किया 1 किया 2 किया, पहले 1 किया, तो 1 से लेके 1 कितने बार ऐड होगा तुम्हारा 10 मिलियन या 10 बिलियन जो भी दिया हुआ है उतने टाइम ये चीज़ ऐड होगी। उसके बाद मैं 2 पे गया तो 2 के लिए भी वही चीज़ परफॉर्म होगी, और 3 के लिए गया तो 3 के लिए वही परफॉर्म होगी। अब मैं वापस डिक्रीमेंट नंबर करता हूँ, मैं अगर वापस 2 पे आता हूँ तो ऑलरेडी क्या करेगा यूज़ मेमो हुक, ये बताएगा कि मेरे पास 2 की वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये चीज़ ऑलरेडी वैल्यू निकाल के दे देगी। ये यूज़ मेमो हुक वही काम करता है। और फिर 1 पे जाऊँगा तो 1 की भी वैल्यू का ये कैलकुलेशन करके रखा रहेगा ऑलरेडी, मुझे वैल्यू ऑलरेडी दे देगा। यहाँ पे रन कर लेते हैं, इंपोर्ट कर रखा है एक्चुअली पहले से ही एक्सपेंसिव कंपोनेंट। ओके ये देखो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट ऑलरेडी कर रखा था, 12 पे जा रहा हूँ तो 12 तक की वैल्यू मिल रही है, 11 पे जा रहा हूँ मुझे 11 की वैल्यू मिल जाएगी जितनी भी कैलकुलेशन होके आएगी। एक तरीके से वो जो कंप्यूटेशन पार्ट होता है उसको कम करता है ये यूज़ मेमो हुक।